Hi everyone, good morning. Yeah, hi Harsh, good morning Chitra, good morning Ria. Yeah, sorry, I was a little bit late today. हाँ, बिल्कुल बिल्कुल हम लोग डिस्कस कर सकते हैं. So we are going to start with the second half of this chapter. जो मैंने आपको बताया था कि अब हम reactions और reactions के analysis के बारे में बात करेंगे. Now, जो पिछला वाला part था, you can consider that as part one of the chapter, building the basics. उससे related कुछ doubt, कोई conceptual part जो आपको नहीं समझ में आया तो definitely पूछो. Go ahead and 13 जुलाई में. हाँ, what is it Yadul, that you are not able to understand या doubt आया आपको? अच्छा अच्छा सर, मैं कोर्स नोट हटाओ. हाँ, बोलो. Sir, can you go to that question which said a certain sample of H2SO4 contains 16.5% sulfur? हाँ, Uh, yes, sir. Here I didn't understand what you've done from mass of sulfur, the fourth step in method 2. so if I ask you, how do I determine sulfur का percentage in sample? So it'll be mass of sulfur divided by mass of sample into 100%. That's it. So that is what we have done over here. ठीक है. यहाँ So, पर यहाँ पर हमने वही किया है, बट मैंने थोड़ा अलग तरीके से लिख दिया है. That's it. So if I was to write this यहाँ पर थोड़ा सा अगर मैं और एलैबोरेट करके आपको लिखूं तो वो कैसा दिखेगा? Mass of sulfur is 16% of percentage of sulfur is equal to mass of sulfur upon mass of sample into 100%, right? तो यहाँ पर जो mass of sulfur है, that can be written as percentage into mass of sample. yes, sir. बस तो वही करा है. मास ऑफ सैंपल हमने 100 लिया है, 16.5% दिया हुआ है उसके बारे में. तो हमने जो ऊपर 32/98 पी निकाला था उसको इसके इक्वेट कर दिया तो उससे पी आ जाएगा. सर हाँ वो पार्ट समझा लेकिन हमें 32/98 कैसे आया वो नहीं समझ में आ ये रहा है. तो एज पर द फॉर्मूला हो गया ना. मास ऑफ सल्फर इन H2SO4, ये कैसे हुआ? कंट्रीब्यूशन इन molecular weight upon molecular weight of H2SO4. तो सर इंटू 100% होता है ना तो पी कहाँ से आया उसमें. नहीं नहीं, वो इसमें परसेंटेज इसी में कैप्चर्ड है. मतलब so if I say that something is 50% or 40% of, so x is 40% of y, अगर मैं ऐसे लिखता हूँ, है ना? तो मैं हाँ क्या सर. लिखता हूँ? 40/100 of y, है ना? हाँ सर. ठीक है. अब अगर मैं यहाँ पर सल्फर का परसेंटेज देखूंगा, सल्फर इज 32/98 इंटू 100% ऑफ वाई. तो मैं क्या करूंगा? 32/98 इंटू 100/100 इंटू वाई. यस सर. तो ये 100 कैंसिल आउट हो गया ना. यस सर गॉट इट. ठीक है. तो सर यहाँ पे वो y जो है वो मास ऑफ H2SO4 है राइट. यस. ओके थैंक यू. ठीक है. ऑलराइट. एनी अदर क्वेश्चन, एनी अदर डाउट, conceptual?
from previous class in the last question, sir, can you just explain that third method, just the first step? I didn't get it. Previous class, last question, the third method. Yes, sir. हाँ, इसमें बता दो. So the first step, the average atomic weight of carbon. ये तो मतलब हमारा हेडिंग ही था. ठीक है, जब भी हमारे सामने दिस वाज आवर हेडिंग कि अगर हमारा कोई कॉम्पोजिशन ऑफ आइसोटोप्स दिया हुआ है तो हम एवरेज एटॉमिक वेट ऑफ एलिमेंट कैसे बता सकते हैं. राइट, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमें यही था दिया हुआ कि एक 12 ग्राम का सैंपल है और उसमें 70% C12 और 30% C14 है बाय मोल्स. ठीक है, तो अगर बाय मोल्स दिया हुआ है कॉम्पोजिशन तो मैं इसमें क्या कर सकता हूँ. अब वो जो मैंने फॉर्मूला सीखा था परसेंटेज वाला, दैट आइसोटोप का एटॉमिक मास इनटू उसका परसेंटेज प्लस दूसरे आइसोटोप का एटॉमिक मास इनटू उसका परसेंटेज, वो लगा सकता हूँ और उससे एवरेज एटॉमिक मास निकाल सकता हूँ. इतना मैं कर सकता हूँ. Yes, sir. अब मैंने ऐसा क्यों करा, दैट इज व्हाट यू माइट बी थिंकिंग कि व्हाई डिड यू डू इट. सो यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया था दैट मैं जो क्वेश्चन को रीड कर रहा हूँ तो क्वेश्चन में दिया हुआ है मास ऑफ सैंपल. ठीक है, क्वेश्चन में दिया हुआ है मास ऑफ सैंपल और अब अगर मुझे मोल्स ऑफ सैंपल निकालना होगा तो व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन मास एंड मोल्स. So divide by atomic weight. एटॉमिक वेट. तो ये एटॉमिक वेट जो है मुझे निकालना है, बट अब वो किसका निकालना है, सैंपल का ना. हाँ सर. तो उसके लिए मैंने यहाँ पर ये एफर्ट डाला. ठीक है, और कई बच्चे इसको इनकरेक्ट कैसे कर रहे थे वो मैंने स्टार्टिंग में बताया था that they were taking the atomic mass of the sample as 12 only. ठीक है, यहाँ पर जो एटॉमिक मास है, लाइक यहाँ पे if I would write here and say atomic mass of carbon sample. ठीक है, यहाँ पर आप नोटिस करोगे मैंने इसीलिए जस्ट कार्बन वर्ड लिखा है, ना C14 लिखा है ना C12 लिखा है. एटॉमिक मास ऑफ कार्बन सैंपल बच्चे 12 ले रहे थे, बट वो गलत था क्योंकि यहाँ पर C12 का 12 है, C14 का 14 है एटॉमिक मास, बट सैंपल जो कि इन दोनों का मिक्स है उसका वेटेड एवरेज निकालना पड़ेगा. अभी समझ में आया. Yes, sir. ठीक है, एनी अदर कॉन्सेप्चुअल डाउट. Sir, I'm having problem in finding out the empirical formula. एम्पेरिकल फॉर्मूला, एम्पेरिकल फॉर्मूला, एम्पेरिकल फॉर्मूला कौन सा था वो, तो आई थिंक इसके पहले के लेक्चर में. हाँ, अगर मैं आपको किसी भी कंपाउंड का कॉम्पोजिशन दे दूं तो उससे एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालने का तरीका, ये जो टेबल मेथड है ये कह रहे हो. Yes. इसमें देखो समझने का कुछ नहीं है, ये टेबल मेथड जो है वो बनाया ही इस तरीके से है कि आप ये करो फिर ये करो फिर ये करो फिर ये करो, आंसर आ जाए. ठीक है, जैसे यहाँ पर इसके ऊपर वाला मेथड 1 था तो उसमें क्या हो रहा था, हम लोगों ने मान लिया CXHY OZ, 3 वेरिएबल क्रिएट कर लिया. अब 3 वेरिएबल के बाद में 3 इक्वेशंस क्रिएट करनी पड़ी, तो उसके लिए हमने डेटा पढ़ना शुरू करा, डेटा 1, डेटा 2, डेटा 3, और उन डेटा को यूज करके इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 बनाने शुरू कर. राइट, तो ये मतलब सिस्टमैटिक लॉजिकल तरीका है ऑफ हाउ वी डू इन जनरल क्वेश्चंस. ठीक है, मूल कंसेप्ट में हम लोग इन जनरल ऐसे ही क्वेश्चन करते हैं ना, वेरिएबल ले बना लेते हैं और फिर वेरिएबल को सॉल्व करेंगे. ठीक है, ये वाला जो तरीका था ये आप मान के चलो ये एकदम स्पेसिफिक मेथड है फॉर सच एम्पेरिकल फॉर्मूला कैलकुलेशन. तो ये अपने आप में यहीं पे बस डिजाइन करके यूज करने वाला फॉर्मूला है. आगे कई जगह पर ये फॉर्मूला काम नहीं भी आएगा, तो आई एम नॉट वेरी यू नो
एक्साइटेड अबाउट दिस कि हाँ ये अच्छा एक तरीका हो गया जो कि आगे बहुत सारे तरीके में काम आएगा, बहुत सारे क्वेश्चंस में हेल्प करेगा। नहीं, वैसा नहीं है। ये वाला अप्रोच जो है ये तो फिर भी एक सिस्टमैटिक अप्रोच है जो कि आगे हम लोग बहुत जगह ऐसे यूज करेंगे। ठीक है, ये टेबल वाला मेथड तो मैंने इसीलिए बताया था बिकॉज इट इज कंफर्टेबल ओनली इन दो सिचुएशंस जहाँ पे ऐसे गंदे गंदे परसेंटेजेस दिए हुए हैं और नंबर ऑफ एलिमेंट्स ज़्यादा हैं। ठीक है, कल को अगर मान लो 3 की जगह 4 एलिमेंट हो गए तो 4 एलिमेंट में 4 वेरिएबल 4 इक्वेशन बनाना और उनको सॉल्व करना टाइम ले लेता है। तो इसके लिए यहाँ पर ये टेबल बेस्ड मेथड उस चीज़ को ईज कर देता है, बट वो ऐसे ही क्वेश्चंस के कॉन्टेक्स्ट में यूजफुल रहता है। ठीक है, अब क्या करना है इसमें वो आपको एकदम बस याद रखना है। पहले कॉलम में एलिमेंट डालना है, दूसरे कॉलम में उनका परसेंटेज बाय मास डालना है, तीसरे कॉलम में उनका एटॉमिक मास डालना है, चौथे कॉलम में उनके परसेंटेज बाय मास को एटॉमिक मास से डिवाइड कर देना है। फिर उनको सिंपलेस्ट रेशियो में लेके आना है। कैसे सिंपलेस्ट रेशियो में लेके आओगे? जो उनसे सबसे छोटा होगा उसको डिवाइड कर दोगे बाकी सबको उससे, राइट। अगर यहाँ पे होल नंबर आ जाते हैं तो बहुत बढ़िया बात है, अगर यहाँ पे होल नंबर नहीं आते हैं तो उनको होल नंबर में लेके आ जाओ, तो ये आपका एम्पेरिकल रेशियो आ जाएगा। दैट्स इट। समझ में आया? Yes, got it. ठीक, हाँ बोलो प्रियल। सर ये मैंने आपसे डाउट लेक्चर में भी पूछा था, बट देयर वाज अ समवेयर दे वर आस्किंग द मास ऑफ क्लोरीन इन, और फिर 4 ऑप्शंस थे लाइक 7 ग्राम्स ऑफ NaClO4 और वो सब वगैरह। तो सर आपने बोला था कि अब अगर मतलब उसमें स्पेसिफाई नहीं था क्लोरीन एटम का मास थी कि क्लोरीन मॉलिक्यूल का, पर हाँ। फिर आपने निकाल के दिखाया था कि सेम ही आता है। राइट, पर सर जब ऐसे ऑक्सीजन नाइट्रोजन क्लोरीन सिर्फ दिया होता तो हमें क्या अज्यूम करना है, उसको एटम्स की मॉलिक्यूल्स? एटम। ओके सर। ठीक है, और चलो फिर आगे बढ़ते हैं। सो लेट्स बिगिन विद दिस पार्ट ऑफ स्टोइशियोमेट्री। नाउ यूजिंग द बेसिक कॉन्सेप्ट्स दैट वी हैव स्टडीड, अब हम रिएक्शंस के एनालिसिस की तरफ प्रोग्रेस कर सकते हैं। और आप लोगों को एक बैकग्राउंड है इसके बारे में, लाइक आप लोगों ने जूनियर क्लासेस में पढ़ा है रिएक्शंस के बारे में, उनको बैलेंस करना भी सीखा है, और बैलेंस रिएक्शंस को कैसे रीड करते हैं वो भी आपने सीखा हुआ है। ठीक है, तो उसी का एक क्विक रिकैप पहले मैं आपके साथ में ले लूँगा। ठीक है, जब हम एक केमिकल रिएक्शन रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो हम उसके लिए एक इक्वेशन लिखते हैं, और उस इक्वेशन को बैलेंस फॉर्म में ज़रूर लिखते हैं। उससे हमें important information about the reaction पता पड़ जाती है, like we know what are the reactants, what are the products, we also know their physical states, right? जो reactants product species होती हैं वो solid है कि liquid है कि aqueous है, वो हम उनके साथ में mention ज़रूर करते हैं। And then once you do the balancing, then there are certain coefficients that are generated, right? We call them as stoichiometric coefficients, and उन coefficients के basis पर we are able to write relationship between reactants and products. कैसे वो relationship लिख पाते हैं, एक दो एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझते हैं। तो let me present this general reaction। ठीक है, इस general reaction में capital A and capital B are reactants, capital C and capital D are products, whereas small abcd are their respective stoichiometric coefficients। balancing करने के बाद में आ गए होंगे, right? Now अब just give me 1 minute, I will rub the answer। ये कोफिशिएंट्स को हम लोग कैसे रीड करते हैं, ठीक है, वो आपसे मैं पूछना चाहूंगा। ठीक है, इन तीनों स्टेटमेंट्स में से कौन सा स्टेटमेंट गलत है, कौन से करेक्ट है, बता सकते हो? हाउ डू आई रीड अ बैलेंस्ड इक्वेशन? The first one is that
Correct. Yes, sir. Yes, the first one is correct. Right? हम लोग जो कोफिशिएंट्स हैं उनको मोल्स के टर्म्स में रीड करते हैं. That A moles of A combines with B moles of B to give C moles of C and D moles of D. ठीक है. हम लोग मास के टर्म्स में नहीं रीड करते हैं. The second statement is absolutely incorrect. जो कोफिशिएंट्स हैं उनको मास के टर्म्स में नहीं रीड करा जाता है. It does not mean यहाँ पर A grams of A is combining with B grams of B to give C grams of C and D grams of D. That will be absolutely incorrect. ठीक है. Then the third statement. ठीक है. That is something for your extra piece of information. That अगर हम लोग मान लो इसमें throughout the reaction 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, लेफ्ट हैंड साइड भी 2 से और राइट हैंड साइड भी 2 से, तो भी मेरी इक्वेशन तो बैलेंस्ड ही रहती, कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी. राइट. सो आई कैन स्टिल करेक्टली राइट द सेकंड स्टेटमेंट, sorry, the third statement, that 2A moles of A combine with 2B moles of B to give 2C moles of C and 2D moles of D. ठीक है. ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है कि मैंने कोफिशिएंट्स जो लिख दिए बस उतने ही मोल्स जो हैं वो रिएक्ट करके प्रोड्यूस होंगे. ठीक है. सो इसी चीज को अगर मुझे मैथमेटिकली लिखना है, ठीक है, अ मोर मैथमेटिकल रोबस्ट वर्जन ऑफ इट, ये तो कैसा हो गया, ये तो ऊपर इंग्लिश का स्टेटमेंट हो गया ऑफ हाउ टू रीड द कोफिशिएंट्स. बट इसी चीज को अगर मुझे एक अच्छे मैथमेटिकल तरीके से लिखना है तो इसका एक सिंपल अंडरस्टैंडिंग कुछ इस तरीके से रहेगा. मोल्स ऑफ ए कंज्यूम्ड अपॉन इट्स कोएफिशिएंट will be equal to moles of B consumed upon its coefficient will be equal to moles of C produced upon its coefficient will be equal to moles of D produced upon its coefficient. And ऐसा compulsory नहीं है कि this should be equal to 1. ऐसा कोई compulsion नहीं है. It can be any constant. It can be 1, it can be 4/3, I don't care. ठीक है. It can be any real number. ठीक है. Of course, irrational number would not make much sense. ठीक है. But yes, it can be any other number also. समझ में आया how to read a balanced equation from a mole concept perspective? ठीक है. Sir, चलो इतना लिख लो. हाँ बोलो. sir, A and like all the coefficients are already in moles, and those are the coefficients of A, B, C, D. So, what is the difference between moles of A consumed upon A, because A is the number of moles, Yeah, right? so Like, wouldn't they get cancelled? this is something which, that is what I wanted to highlight. No, that there is this misconception that students have that coefficient are moles. मतलब, let's say if this is a balanced reaction in front of you, N2 plus 3H2 giving 2NH3, है ना? Now, does that always mean that I will have 1 mole of O2 reacting with 3 mole of H2 to give you 2 mole of ammonia? Oh, yeah, yes, sir. Sorry. The equation that's the simplest. Yeah, sorry. Can I have 2 moles reacting with 6 moles to give you 4 moles of ammonia? Yes, sir. Right? Can I have 3 moles of N2 reacting with 9 mole of H2 to give you 6 mole of ammonia? Right? ये जो है यहाँ पर नोटिस करना, जो कोफिशिएंट्स हैं, ठीक है, कोएफिशिएंट्स are defined for a reaction. ठीक है, are defined, you can say, to balance a reaction. Right? ये जो quantity है, ठीक है, quantity of reactants or products can be anything.
ये तो कुछ भी हो सकता है ना। इनफैक्ट आप थोड़े टाइम बाद देखोगे अभी नहीं बट थोड़े टाइम बाद जब हम लोग और डिटेल में जाएंगे इनकी, तो मैं कुछ भी लिख सकता हूँ ना। N2 का 1.5 मोल है और H2 के 0.5 मोल है, और कितना अमोनिया बनेगा वो भी मैं आपसे करवाऊंगा। ठीक है, कुछ भी क्वांटिटी ले सकता हूँ ना, ये क्वांटिटी तो मेरे कंट्रोल में है ना। Yes, sir. ठीक है, पर सर But वो sir, तो the रेशियो में होनी चाहिए ना। क्या होनी चाहिए? आपने 1.5 N2 लिया और H2 लिया 0.5, बट वो उसका 3 केस टाइम्स ऑफ है ना। वो केस ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट होगा, वो बाद में पढ़ाऊंगा। ठीक है, जब तक रेशियो में चलती हैं चीजें तब तक तो बढ़िया है, तब तक आपके लिए सिंपल है। बट जब रेशियो से अलग हो जाएंगी तब कैसे डील करना रहेगा वो मैं सिखाऊंगा बाद में। So, sir, is it necessary for the moles to be directly proportional to the coefficient, or is it not? नो इट इज, सी व्हेन यहाँ पर आप नोटिस करना, आई हैव रिटन दिस स्टेटमेंट क्वाइट केयरफुली। मोल्स ऑफ ए यहाँ पर गिवन नहीं लिखा है, क्या लिखा है? मोल्स ऑफ ए So, जो consume. कंज्यूम हो रहे हैं। ठीक है, देने में तो कुछ भी डाल सकता हूँ ना। देने में आई कैन गिव एनी अमाउंट ऑफ मोल्स ऑफ ए, बट जो मोल्स कंज्यूम होंगे ए के, जो मोल्स बी के कंज्यूम होंगे, जो मोल्स सी के प्रोड्यूस होंगे, जो मोल्स डी के प्रोड्यूस होंगे, वो सब इन कोफिशिएंट्स से रिलेट करे जा सकते हैं। ठीक है, So if we want to So, find excess, like नहीं excess अभी डोंट and टॉक अबाउट एक्सेस रिएजेंट रिएक्टेंट, जस्ट इग्नोर दैट। yes, sir. ठीक है, अभी आधे ज़्यादा बच्चों को वो चीज़ समझ में नहीं आती है, जो लोग पढ़ के बैठे हैं उनको वो आती है, तो आई वुड रिक्वेस्ट देम टू नॉट डिस्कस दैट राइट नाउ बिकॉज इट इज़ नॉट द अप्रोप्रिएट टाइम। इट जस्ट क्रिएट्स कंफ्यूजन फॉर दोज हु हैव जस्ट स्टार्टेड लर्निंग द चैप्टर। so, but one thing, if moles of A consumed upon A is equal to K, then isn't moles of A consumed directly proportional to A always? इट इज, तो दैट्स व्हाई मैंने यहाँ पे आपको फर्स्ट स्टेटमेंट और थर्ड स्टेटमेंट समझाया ना। फर्स्ट स्टेटमेंट Okay, sir. वाज जस्ट सेइंग कि ए कंज्यूम हो रहे हैं और बी कंज्यूम हो रहे हैं और सी और डी प्रोड्यूस हो रहा है। मैं ऐसा थोड़ा ना कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ ना कि ऐसा नहीं है कि कोफिशिएंट ए है तो सिर्फ ए ही मोल्स कंज्यूम होंगे, राइट? 2a भी कंज्यूम हो सकते हैं with 2b moles of B to give 2c moles of C and 2d moles of D। Yes, sir. ठीक है, लिखा सबने ये? इतना पार्ट लिख लिया? So, हाँ, so does this mean that moles of A consumed can be any value and that divided by A? So in that A will be the simplest? नहीं ऐसा सिंपलेस्ट इन द सेंस, यस होल नंबर रेशियो में आप लिखना चाह रहे हो तो आप बोल हाँ, सकते whole हो। number ratio. ठीक है, यस यू कैन टेल दैट। Got it. Thank you. ठीक है, जैसे यहाँ पर फॉर एग्जांपल लेट मी आपको मेक यू प्रैक्टिस वन और टू एग्जांपल्स फॉर अ बेटर अंडरस्टैंडिंग। सो लेट्स से you have N2 and 3H2 giving 2NH3। ठीक है, let me just rub the answer। अच्छा ठीक है, रब दिया। इसका आंसर दो मुझे।
आंसर आ गया, सिंपल है. सो 10 मोल्स ऑफ N2 दिया हुआ है, तो उससे 30 मोल्स ऑफ H2 कंज्यूम होंगे और 20 मोल्स ऑफ अमोनिया फॉर्म होंगे. ठीक है, कैसे? Based on the simple relationship that we have used ऊपर, that moles of N2 consumed upon 1 is equal to moles of H2 consumed upon its coefficient is equal to moles of ammonia produced upon its coefficient. Now you substitute the value that has been given to you, that 10 moles of N2 are consumed, right? How much is H2 going to be consumed? Let it be X. How much of ammonia is going to be produced? Let it be Y. And you solve this, you get the value of X as 30 and Y as 20. ठीक है, समझ में आया? सिंपल है पूर्वा. Yes, sir. So I just took N instead of N2. ओके, अब इसी चीज को यूनिटरी मेथड से भी करा जा सकता है, मतलब लाइक दिस इज द सेम थिंग, बट अब क्या होगा कि बार बार जब मैं सॉल्विंग करूंगा आप लोगों के साथ में, तो मैं ऐसे इतना पूरा इक्वेशन नहीं लिखा करूंगा. ठीक है, ये इतना लिखना टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है. तो व्हाट आई विल बी डूइंग इज आई विल बी राइटिंग दिस इन अ शॉर्टर मैनर. किस तरीके से आप नोटिस करना, जैसे कोफिशिएंट्स पे फोकस करना 1, 3 एंड 2. तो इससे मुझे क्या समझ में आएगा, दैट 1 मोल ऑफ N2 से 3 मोल ऑफ H2 कंज्यूम होते हैं, है ना? तो 10 मोल से कितने कंज्यूम होंगे, वो मैंने ऐसे यूनिटरी मेथड में लिख दिया. तो मुझे आंसर मिल गया कितने कंज्यूम हो रहे हैं. या फिर अगर N2 से अमोनिया का अमाउंट निकालना है, तो मैं कैसे निकाल रहा हूँ, 1 मोल से 2 मोल प्रोड्यूस हो रहे हैं, लाइक कोफिशिएंट जो है वो 1 और 2 है. तो मेरी रीडिंग कैसी हो गई कोफिशिएंट्स की, मोल्स के टर्म्स में, कि 1 मोल से 2 मोल प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो 10 से कितने मोल्स प्रोड्यूस होंगे. ऐसे भी मैं मेरा आंसर निकाल सकता हूँ. ये सेकंड मेथड भी समझ में आया? इज दिस क्लियर? Yes, sir. Yes. ठीक है, लिख लो, दोनों तरीके लिख लो. हाउ a balanced reaction is to be read and analyzed in terms of moles. ठीक है, लिख लिया सबने? ऑलराइट, सो ये हमारा एक, हाँ कौन सा पार्ट कह रहे हो नया, ये ऊपर इसके वाला? ऊपर वाला. हाँ सर. ठीक है, ले लिया ना स्क्रीनशॉट? Sir, I'm taking it, just a minute. ले लो, ले लो. Now, having understood this basics, that what is a chemical reaction, what is meant by a balanced chemical reaction, and how do I read the balanced reaction के coefficients. ठीक है, मैं before I further proceed on this analysis, I would want you to bring your focus to balancing of reactions only.
नाउ आप लोगों को सबको बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शन करना आता है, ठीक है, जूनियर क्लासेस में आप लोगों ने इनफ प्रैक्टिस किया है। जैसे फॉर एग्जांपल इफ आई आस्क यू टू बैलेंस दिस रिएक्शन, तो आई थिंक ऑलमोस्ट ईच एंड एवरीवन कैन बैलेंस इट, ठीक है। एक बार बैलेंस करके मुझे फटाफट आंसर दे दो, क्या रहेगा। इज देयर एनीवन हु डज नॉट नो हाउ टू बैलेंस रिएक्शंस? लाइक जैसे ये इथेन का कंबशन का इक्वेशन है, इथेन plus O2 is giving CO2 plus H2O. Is there anyone who can't balance this? ठीक है, so I am that way assuming कि सबको ये बेसिक हिडन ट्रायल करके बैलेंसिंग करना आता है, ठीक है। हाँ, अब जनरली आप लोग ये नीचे वाला वर्जन यूज करते हो, ठीक है। ये फ्रैक्शन में भी छोड़ दोगे तो चलेगा, ठीक है। जनरली आपको 10th क्लास में 9th क्लास में बोला जाता है कि फ्रैक्शंस में मत छोड़ना कोएफिशिएंट्स, राइट देम एज होल नंबर्स। तो यस, इट इज समथिंग व्हिच इज नेसेसरी फ्रॉम बोर्ड्स का पर्सपेक्टिव, क्योंकि बोर्ड्स में आपको क्या लिखा जा रहा है, सब्जेक्टिव पेपर होता है, वो सब मैटर करता है। बट यहाँ पर जब हम लोग प्रॉब्लम सॉल्विंग करेंगे और आपने कुछ फ्रैक्शन में भी छोड़ दिया, आई डोंट माइंड, दैट इज स्टिल करेक्ट फॉर मी, इट विल अल्टीमेटली यील्ड यू द करेक्ट आंसर, ठीक है। सो एक बेसिक हिट एंड ट्रायल बैलेंसिंग सबको आती है, ग्रेट। अब मैं आपको कुछ नया सिखाने वाला हूँ, कुछ नया बताने वाला हूँ, जहां पर we'll have to do balancing in terms of variables, not in terms of the numbers directly, but in terms of variables, ठीक है। कैसे, किस तरीके से, थोड़ा सा कंफर्ट अपन डेवलप करने की कोशिश करेंगे। मान लो कोई जनरल हाइड्रोकार्बन है, ठीक है, CXHY, एल्केन, एल्कीन, अल्काइन, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो हम लोग उसको कैसे जनरल हाइड्रोकार्बन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दैट कार्बन है और हाइड्रोजन है, CXHY। अब इसका अगर मैं कंबशन रिएक्शन लिखना चाहूँ, ठीक है, इसका कंबशन रिएक्शन क्या होगा, द सेम थिंग, द हाइड्रोकार्बन विल कंबाइन विद ऑक्सीजन टू गिव यू CO2 एंड H2O, राइट। तो कैन यू बैलेंस इट आउट in terms of x and y and write down the coefficients, ठीक है। जिन्होंने ऊपर का नहीं लिखा है वो लिख लो, एंड जिन्होंने लिख लिया है they take an attempt of balancing this, ठीक है। डोंट assume any values of x और y, ऐसा मत करना कि सर x को ऐसा करते हैं 1 रख लेते हैं, x को 2 रख लेते हैं, y को 4 रख लेते हैं और फिर बैलेंसिंग कर देते हैं। नहीं, वैसा नहीं मैं बोल रहा हूँ आपको करने के लिए। आई एम आस्किंग यू टू बैलेंस इन टर्म्स ऑफ x एंड y ओनली। तो जैसे मैं आपको एक छोटा सा हिंट दे देता हूँ, ठीक है, लेट मी गिव यू अ स्टार्टिंग हिंट, दैट लेट से अगर मुझे कार्बन को बैलेंस करना है, तो लेफ्ट हैंड साइड पे कितने कार्बन है, लेफ्ट हैंड साइड पर x कार्बन के एटम्स है, तो राइट हैंड साइड पर भी x कार्बन के एटम्स होने चाहिए। तो व्हाट शुड बी द कोएफिशिएंट, आई शुड मल्टीप्लाई दिस CO2 by x so that my carbon is balanced, ठीक है। नाउ you take hydrogen and oxygen and then do the entire equation का balancing, ठीक है। take an attempt, हाँ, ठीक है आदित्य, ठीक है गार्गी, करेक्ट। और लोग भी ट्राई करो।
हाँ ठीक है आर्यन, आपका भी करेक्ट है। नहीं नहीं आर्यन, आपने थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया, एक स्लाइट मिस्टेक हुआ है। एक मिनट, लेट मी जस्ट डबल चेक। नहीं अभिजीत, हाँ आपका ठीक है पूर्वा। नहीं नहीं नहीं। हम्म, आप डबल चेक करो ना आप। So if this is the answer, let's say you thought is correct, तो आप इसमें लेफ्ट हैंड साइड पे कार्बन कितना है 2x, और राइट हैंड साइड पे कार्बन कितना है 2x। तो ये तो ठीक है, कार्बन तो सेटिस्फाई हो गया। लेफ्ट हैंड साइड पे हाइड्रोजन कितना है 2y, 2 टाइम्स y, और राइट हैंड साइड पे हाइड्रोजन कितना है 2 टाइम्स y, तो ये भी ठीक हो गया। बट ऑक्सीजन अगर आप देखोगे तो यहाँ पर कितना ऑक्सीजन है XY, इनफैक्ट 2XY, 2 टाइम्स XY, और यहाँ पर कितना हो गया 2x इंटू 2 दैट इज 4x, एंड यहाँ पर y, तो ये तो गड़बड़ हो गया ना। ऑलराइट, सो कैसा रहेगा ये, यहाँ पे अपन नोटिस करेंगे। अब कार्बन का बैलेंसिंग आपको समझ में आया था, ठीक है। वैसे ही आप हाइड्रोजन का भी बैलेंसिंग कर सकते हो। हाइड्रोजन लेफ्ट हैंड साइड पे y है, तो राइट हैंड साइड पर हाइड्रोजन, यहाँ पे मैं क्या मल्टीप्लाई करूँ ताकि y हाइड्रोजन के एटम्स आ जाए, बिकॉज यहाँ सबस्क्रिप्ट में 2 है, तो आई विल मल्टीप्लाई हियर बाय y बाय 2, ठीक है। तो यहाँ तक मेरा कार्बन बैलेंस हो गया है और हाइड्रोजन बैलेंस हो गया है। अब मुझे क्या करना है, ऑक्सीजन की बैलेंसिंग करनी है, राइट। तो ऑक्सीजन की बैलेंसिंग कैसे करनी पड़ेगी आई विल से कीप अ कोफिशिएंट यहाँ पर कुछ a, ठीक है, कुछ a कोफिशिएंट मैं रखना चाहूंगा जिससे मेरा ऑक्सीजन बैलेंस हो जाए, राइट। तो कैसे रहेगा, लेफ्ट हैंड साइड पर ऑक्सीजन कितना रहेगा, यहाँ पर 2 टाइम्स a लेफ्ट हैंड साइड पर, एंड राइट हैंड साइड पर कितना ऑक्सीजन है 2 टाइम्स x प्लस y बाय 2 इंटू 1, राइट। सो 2 टाइम्स x प्लस y बाय 2 इंटू 1, ये मेरा राइट हैंड साइड पे ऑक्सीजन हो गया, ठीक है। नाउ लेफ्ट हैंड साइड पर अब ये जो a का वैल्यू है वो कितना हो जाएगा, I can compute a in terms of x and y. A is equal to x plus y by 4. So that is what then I will substitute. ठीक है. So CXHY plus x plus y by 4 O2 is giving x CO2 plus y by 2 H2. ठीक है. अब yes, those who don't want to keep in fractions, तो उनके लिए फिर like you can multiply everything by 4. Right, you can also write this as 4 plus 4 times ये 4x and ये 4, like total 4 से multiply कर लो तो आपके fractions नहीं बचेंगे, but as I said I am okay with fractions, मुझे चलता है, ठीक है। ये इतना पार्ट समझ में आया सबको, कैसे क्या Yes. समझ में आ गया, तो फिर ये वाला ट्राई करो। ये भी एक और इक्वेशन है जिसमें हाइड्रोकार्बन नहीं है, इट इज सम से कार्बोहाइड्रेट जिसमें कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन तीनों हैं, और अब आपको इसको बैलेंस करना है, इसका कंबशन रिएक्शन एक्स वाई और जेड के टर्म्स में।
Sir, in the previous equation where you had written X CO2, हाँ there in the CO2 compound there will be 2x oxygen molecules. करेक्ट, मतलब अगर इफ आई वाज टू काउंट कि कितने ऑक्सीजन है राइट हैंड साइड पर, राइट, तो एक मॉलिक्यूल के अंदर 2 ऑक्सीजन एटम दिख रहे हैं ना, तो x के अंदर कितने हो जाएंगे? 2 टाइम्स x. Yes, sir. So in the reactant side you have written only X. Why is that so? I wanted to ask that. नहीं नहीं, आप किसकी कौन से एलिमेंट के बारे में बात करना चाह रहे हो पहले बताओ? Oxygen. ऑक्सीजन के बारे में. Yes, sir. लेफ्ट हैंड साइड पर ऑक्सीजन क्या इसमें है? No, sir. किधर है ऑक्सीजन? It exists. ठीक है, इन द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इटसेल्फ. Yes, sir. अब कितने ऑक्सीजन के एटम्स है लेफ्ट हैंड साइड पर, वो मैं काउंट करना चाहूंगा. तो एक O2 मॉलिक्यूल के अंदर 2 ऑक्सीजन के एटम्स होते हैं, और कितने मॉलिक्यूल्स हैं यहाँ पर एज पर दिस A. कोएफिशिएंट? सो यहाँ पर कितने ऑक्सीजन के एटम्स हो गए? 2 टाइम्स A. Yes, sir. तो ये लेफ्ट हैंड साइड हो गया. अब राइट हैंड साइड पर ऑक्सीजन यहाँ पर भी है एज वेल एज यहाँ पर भी है. ठीक है, तो मुझे दोनों का ऐड करके लिखना पड़ेगा. तो एक एक करके अब चलते हैं. सबसे पहले CO2 में नोटिस करते हैं. CO2 में एक 2x. मॉलिक्यूल के अंदर 2 ऑक्सीजन के एटम है, तो कोफिशिएंट अगर x है तो कितने ऑक्सीजन के एटम्स हो गए यहाँ पर? 2x. 2 टाइम्स x, जो हमने लिखा. यहाँ पर आप नोटिस करोगे एक ऑक्सीजन, एक H2O के मॉलिक्यूल में कितने ऑक्सीजन के एटम्स है? 1. एक के अंदर एक ही है, तो y/2 इंटू सिर्फ 1 लिख दिया और उनको ऐड कर दिया. तो ये मेरे टोटल ऑक्सीजन राइट हैंड साइड पे आ गए. Yes, sir. तो उससे मुझे A का वैल्यू पता पड़ गया, x और y के टर्म्स में, वो मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया. Okay, sir. I got it. ठीक है, सो यही टेक्निक आप यहाँ पर यूज करो इसी क्वेश्चन में भी. ठीक है चित्राक्ष, आपका नहीं रिया, नॉट करेक्ट. हाँ, आरादित्य आपका सही है. नहीं खुश, आपका सही नहीं है. हाँ, ध्रुव आपका ठीक है. एंड गार्गी आपका भी ठीक है. दिव्य 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 थोड़ा सा गड़बड़ है आपका. नहीं पूर्वा, बिल्कुल ही गड़बड़ है. नॉट करेक्ट.
ऑलराइट, सो देखते हैं कैसा रहेगा. आप सेम स्टेप्स फॉलो करोगे जैसा अपन ने करा. ठीक है. विच एलिमेंट वुड यू वांट टू बैलेंस फर्स्ट? वुड यू वांट टू स्टार्ट बैलेंसिंग ऑक्सीजन फर्स्ट? I think Yes. that will not be a wise choice, because oxygen like काफी जगह फैला हुआ है. इसमें भी है, इधर भी है, CO2 में भी है, H2O में भी है. So you would want to balance something which is, you know, spread in multiple molecules towards the end, towards the last. पहले आप ऐसे एलिमेंट्स को बैलेंस करना चाहोगे which are simple to do, like they are present in one compound on the left hand side and one compound on the right hand side. ठीक है. ये हिट एंड ट्रायल के कुछ टेक्निक्स होती हैं, कुछ ट्रिक्स होती हैं. तो जैसे यहाँ पर अभी I would want to start with the balancing of carbon. Now, what is the number of carbon atoms that are there on the left hand side? X. X. ठीक है, X है. अब मुझे राइट हैंड साइड पर भी X कार्बन एटम्स चाहिए. कहाँ पर है कार्बन एटम राइट हैंड साइड पर? वेयर इज इट दैट कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट? CO2 में. CO2 में प्रेजेंट है, राइट. So if I was to now write about or balance the carbon atoms, तो मुझे यहाँ पर X लिख देना चाहिए. ठीक है. सो ये मेरा एटलीस्ट कार्बन का बैलेंसिंग हुआ. What is the next element that I should pick up? Hydrogen. Hydrogen. Great. तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पर हाइड्रोजन कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट है? सिर्फ Only in CXH5. इसी में प्रेजेंट है. Carbohydrate. कार्बोहाइड्रेट में प्रेजेंट है. और कितने हाइड्रोजन के एटम्स हैं लेफ्ट हैंड साइड पर? Y. Y. अब राइट हैंड साइड में हाइड्रोजन के भी Y एटम्स होने चाहिए. कहाँ कहाँ पर हाइड्रोजन प्रेजेंट है? H. सिर्फ H2O में. So what should I keep the coefficient of H2O such that Y atoms of hydrogen are there on the right hand side as well? Y by 2. Y by Y by 2. Right. So I think यहाँ तक तो most of you were able to do really well. ठीक है. इसके बाद आप लोगों के आंसर गड़बड़ होने शुरू हुए. ठीक है. जब हमें ऑक्सीजन की बैलेंसिंग करनी है, राइट. अब ऑक्सीजन की बैलेंसिंग मुझे करनी है. I have to follow the same approach, that I have to balance the oxygen atoms that are there on the left hand side with what is there on the right hand side. Now, what I do is that I say that if in order to balance this, the coefficient would be coming of O2 as something say A. ठीक है. अगर मैं यहाँ पर A मल्टीप्लाई करूँगा तो I am assuming कि ऑक्सीजन बैलेंस हो जाना चाहिए. Now, for that to happen, let me do the counting of oxygen atoms on the left hand side and on the right hand side. What is the count of oxygen atoms on the left hand side? Z plus 2A. Z plus 2A दिख रहा है ना. यहाँ पर से Z आ रहे हैं और यहाँ पर से 2A आ रहे हैं. What is the count of oxygen atoms on the right hand side? 2x plus y by 2. Y by 2. 2x plus y by 2. तो ये दोनों इक्वल होने चाहिए लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड. Z plus 2A should be equal to 2x plus y by 2. And यहाँ से then can I get what is A in terms of x and y and z? I'm getting A as x plus y by 4 minus z by 2. So I substitute that A back over here, and this is my balanced equation. समझ में आया कैसे करा अब ये? Sir, is this balanced equation applicable for any value of x, y, and z? हाँ, आप लिख कर देख लो ना. So for example, अब जैसे आपने बोला कि C2H4O2, राइट. ऐसा आपने ले लिया, कुछ भी रैंडम वैल्यू ले ली मैंने.
राइट। अब इसका आप बैलेंसिंग करके देखो, जो हिट एंड ट्रायल है उससे आपको आ जाएगा, मतलब आपको ये हिट एंड ट्रायल तो आता ही है बचपन से। अगर मैं इसकी बैलेंसिंग आपसे कराता हूँ तो आप फटाफट कर लेते हैं। सर 2 कार्बन इधर है, 2 कार्बन इधर आ जाएंगे, राइट। सर 4 हाइड्रोजन इधर है तो ये 4 हाइड्रोजन इधर आ गए, राइट। फिर आप ऑक्सीजन की काउंटिंग करते हैं कि सर यहाँ पर तो अभी 4 ही ऑक्सीजन है और इधर कितना हो गया, 2 इंटू 2 4, 4 प्लस 2 6, तो सर अगर यहाँ पे चाहिए तो ये 2 कर देंगे तो ये बैलेंसिंग हो जाएगा, राइट। ये आपको हिट एंड ट्रायल पहले से ही आता था, राइट। अब मैं Yes, आपको बोल रहा हूँ कि अगर आप ये फॉर्मूला भी सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। करके देखो फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट, राइट। ये आपका C2H4O2, ठीक है। ये X Y और Z हो गया, है ना। तो 2/2 प्लस 4/4 माइनस 2/2, yes sir, आ रहे हैं. राइट। ये O2 आ गया और ये 2O2 आ गया, 2CO2 आ गया और y/2, y कितना है 4 है ना, तो 4/2 H2। देखो सेम ही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ गया ना, Yes, sir. ठीक है। Sir, हाँ, sir, but how can we substitute something is negative? Say if Z is much greater than X and Y, then in that case, how can the oxygen atoms be negative? नहीं, why would you say, how did you say that Z is much greater than Y? Like, No, what, sir, if it is a possibility, because how is it Z a can be anything, possibility? right? It's not a possibility, no. It is not a possibility. That is not allowed. How can oxygen atoms be negative over here? यहाँ पर आपके पास में जितना ऑक्सीजन यहाँ पे प्रेजेंट होगा, ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली ही तो मैंने ये बैलेंसिंग करी है पूरी। जितना ऑक्सीजन यहाँ कार्बोहाइड्रेट में प्रेजेंट है उसके अकॉर्डिंगली मैंने ये पूरा बैलेंस आउट करा है। यहाँ पर कितना x कितना y रहेगा, उससे कितना O2 बनेगा, कितना CO2 बनेगा, कितना H2O बनेगा। ऐसे रैंडमली थोड़ी ना है कि मैं कुछ भी x y z का वैल्यूज ले सकता हूँ। मतलब डू Yes, यू got डू it. यू थिंक CHO100 ऐसा कोई कंपाउंड एग्जिस्ट करता है क्या? No, sir. ठीक है, वैसे तो नहीं एग्जिस्ट करता, ठीक है। ऑनेस्टली सच अ कंपाउंड डज नॉट एग्जिस्ट, बट अगर लेट्स से आपने बोल दिया कि सर हाइपोथेटिकली मान लो कि यू नो जुपिटर के किसी एस्ट्रॉइड पे ऐसा कंपाउंड मिल गया, तो क्या आप उसका कंबशन इक्वेशन लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। ये देख लो, ठीक है। एक तो मैं आपके नॉर्मल हिट एंड ट्रायल से कर लेता हूँ, ठीक है, कि एक कार्बन एक कार्बन, एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन, राइट। कितना ऑक्सीजन हो गया अब लेफ्ट हैंड साइड पर? 102, राइट। तो राइट हैंड Yes, साइड sir. पर, अब राइट हैंड साइड पर मुझे कितना करना पड़ेगा? यहाँ पर 2 + 1 3 है, राइट। तो यहाँ पर अब मुझे अगर बैलेंसिंग करनी पड़ेगी तो ये माइनस कितना 97/2 आएगा, ठीक है। तो बैलेंसिंग तो मैंने करी ली, बट डज दैट मेक एनी सेंस? नॉट रियली, No, sir. ठीक है। So that was what I was asking. If it is negative, then what would it mean? नहीं, सो अगेन इट वुड मीन दैट यहाँ पर जितने ऑक्सीजन हैं, जितने आपने डाले हैं, दैट इज नॉट मेकिंग सेंस फॉर द कंपाउंड इटसेल्फ। Yes, sir. जो मैंने अजम्पशन लिया, ठीक है, मैंने यहाँ पर अजम्पशन क्या लिया, दो अंडरलाइंग अजम्पशन था मेरा कि इस कंपाउंड को जब मैं बर्न करूंगा तो CO2 और H2O ही बनेगा। वो अजम्पशन बेस्ड था दैट ये जो कंपाउंड है ये हाइड्रोकार्बन हो या कार्बोहाइड्रेट हो, which are a possible existing real molecule. Yes, sir. And I got it. And in LHS, the compounds should have a fixed ratio with oxygen, hence it cannot be that way. हाँ, ठीक है। ऑलराइट,
अब आपको डेफिनेटली एक क्वेश्चन जरूर आ रहा होगा दिमाग में कि सर ये हम लोग यूज कहाँ करेंगे ऐसा वेरिएबल में लिखकर, व्हाट इज इट दैट इज गोइंग टू हेल्प अस। तो वो थोड़े टाइम में आपके सामने क्वेश्चंस आएंगे जब मैं वापस आपके सामने लेके आऊंगा ऐसे इक्वेशंस, और फिर हम लोग देखेंगे इनका यूज कैसे हो रहा है। ठीक है, अभी के लिए बस एक क्विक लास्ट प्रैक्टिस करके मुझे इसका बैलेंसिंग दे दो। ठीक है, एंड दिस टाइम आई होप ईच एंड एवरी वन ऑफ यू आर एबल टू डू द बैलेंसिंग इन टर्म्स ऑफ एन। ये कोई जनरल एल्केन ले लिया मैंने, किसी जनरल एल्केन का मैं कंबशन रिएक्शन लिखना चाह रहा हूँ। फटाफट इसका बैलेंसिंग करके दे दो मुझे। सर हाँ सर वो H2n+2 है ना? हाँ, H2n+2। आया सबका? ठीक है, वंडरफुल। राइट, सो ये आपका आंसर आ गया। सबसे पहले कार्बन को बैलेंस करा, n कार्बन तो यहाँ पर n कार्बन, फिर 2n+1 H2 एज एन हाइड्रोजन, तो यहाँ पर ये n+1 मल्टीप्लाई कर दिया। राइट, अब फिर ऑक्सीजन देख लिया, ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हो गए, 2n प्लस n+1 दैट इज 3n+1, तो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पर भी 3n+1 ऑक्सीजन रहने चाहिए थे। ठीक है, राइट, समझ में आया? किसी को कोई डाउट है इसमें? एक दो केयरलेस मिस्टेक्स हुई है यहाँ पर। पूर्वा कहाँ पे Yes, मिस्टेक sir. कर दी? ये ऑक्सीजन में मिस्टेक कर दी। No, so I wrote 1 into bracket n+1/2. So it will be 3n+1/2, right? अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। अश्लेषा? Yes, sir. No, I have written the right equation. Just the thing I forgot to write 2 while answering. ये यहाँ पर n+2
2n+2 हाइड्रोजन है ना, तो यहाँ पर n-1 थोड़ी ना होगा, n+1 होगा ना। हाँ सर, वो जल्दी में लिखते वो ये हो गया। अच्छा अच्छा, सर मेरा आंसर इससे थोड़ा अलग है, should I tell you? हाँ मैं भी तुम्हारा भी देख रहा हूँ, तुमने पता नहीं क्या करा है, NCO2 तो करा है और यहाँ पर 2 × 2n+2 कर दिया है। सर क्योंकि ये यहाँ पर 2 × 2n+2 क्यों करा H2O के लिए? यहाँ पर हाइड्रोजन 2n+2 है तो what is it that you should multiply to get the same number of yeah, n+1. I think I took it as it will get divided. That's why I did it that way. नहीं, वो छोटी छोटी केयरलेस मिस्टेक्स तो ठीक है, बट कॉन्सेप्चुअली समझ में आना चाहिए। हाँ sir, I understood it now. तुम्हें समझ में आया दिव्या? Yeah, sir. ठीक है, हाँ वो x और y में आप x की जगह n और y की जगह 2n+2 भी लिख सकते हो, जो आपने पहले x और y में करा था, आपका आंसर आ जाएगा। दैट्स ऑल्सो अ वे। ठीक है, तो इनको यूज करते हुए लेट मी आस्क यू टू सॉल्व अ क्वेश्चन। ठीक है, नाउ समटाइम्स द क्वेश्चन विल बी प्रीटी इजी। ठीक है, समटाइम्स दे कैन बी अ बिट ऑफ अ चैलेंज। तो ये वाला क्वेश्चन आप ट्राई करो। ठीक है, ट्राई दिस क्वेश्चन। ठीक है, एंड यू माइट फाइंड इट कि सर काफ़ी इजी था, आपने इसको कॉम्प्लिकेट कर दिया हमारे लिए, बट ठीक है, हम लोग डिस्कस करेंगे थोड़ा टाइम में। ये वाला क्वेश्चन करो। सो क्या क्या आंसर आ रहा है? नहीं, सिर्फ हाइड्रोकार्बन है मृणाल। हाँ, आर्यन, प्रियल, चित्राक्ष, आदिल, मुर्तजा, आप लोगों का आंसर करेक्ट है। नहीं यश, आपने थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर आप
कैसे कर सकते हो? यू कैन लेट द हाइड्रोकार्बन बी CXHY, राइट? दिस इज इट्स balanced combustion equation in terms of x and y. ठीक है, CXHY का कोफिशिएंट 1 है, CO2 का x है और H2O का y/2 है, राइट? तो अब अगर मैं आपको बोलूं, जो क्वेश्चन में डेटा दिया हुआ है कि इसके 10 मोल से इसके 30 मोल्स और इसके 40 मोल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो कैन यू गेट मी द वैल्यू ऑफ x एंड y? तो आप सिंपल, जो अपन ने भी थोड़ी देर पहले रिलेशनशिप सीखा है, राइट, जो हमने ऊपर मोल्स एंड कोएफिशिएंट का एनालिसिस सीखा था अपन ने, कैसा था, राइट? यहाँ पर आप लिख सकते हो CXHY का कोएफिशिएंट 1 है और CO2 के कोएफिशिएंट x है, राइट? ये यहाँ पर कोएफिशिएंट है और ये यहाँ पे मोल्स है। तो आपको पता पड़ जाएगा x का वैल्यू 3 है और यहाँ से आपको पता पड़ जाएगा y का वैल्यू 8 है। सो यू विल बी कंफर्टेबली एबल टू आंसर दैट दिस इज C3H8। So if there was another carbon compound in the reactant, so we had to add that with X, right? हाँ, of course, but यहाँ पर combustion का मतलब तो समझ में आता ही है ना, completely Yes, burn, sir. मतलब ऑक्सीजन यूज करके बर्न किया होगा, right? Yes, sir. And if they had written not in the excess of hydrogen, so only soot will be formed, so carbon monoxide. So हाँ हाँ, तो यहाँ पर प्रॉपर कंप्लीट कंबशन मतलब द हाइड्रोकार्बन गोज टू CO2 ओनली। ठीक है, तो आपको समझ में आया हाउ दिस वेरिएबल में बैलेंसिंग हेल्प्स अस? सर हाँ बोलो बोलो। सर अगर ये 30 मोल्स ऑफ CO2 एंड 40 मोल्स ऑफ वाटर वेपर अगर वैल्यू चेंज होगा तो फिर कंपाउंड भी चेंज होगा ना? हाँ हाँ, तो दैट इज व्हाट वाज बीइंग आस्क्ड इन द क्वेश्चन ना, डिटरमाइन द हाइड्रोकार्बन बेस्ड ऑन दीज वैल्यूज। यू वर बीइंग आस्क्ड that what was the hydrocarbon. Of course, if the values would have changed, then the hydrocarbon would have been different. ठीक है, तो ये आप, हाँ सर यहाँ पे मैंने इक्वेशन वापस नहीं लिखा वेरिएबल के टर्म्स में, सीधा 10x is equal to 30 and 10y is equal to 80 किया, वही है ना? अगर आपने, हाँ मतलब यहाँ पर rather than writing the balanced equation, आपने क्या सोचा बताओ जरा? सर मैंने पहले अज्यूम किया कि CXHY हाइड्रोकार्बन है हाँ। और 10 मोल है, तो मतलब 10x is equal to, उधर दिया है 30 मोल, तो 10x is equal to 3 and 10y is equal to 80। हाँ, तो आपने बेसिकली ये इमेजिन करा ही सही ना फिर, मतलब हाउ मच नहीं सर, मतलब यहाँ पे वाटर वेपर निकलेगा, मतलब राइट हैंड साइड पे सिर्फ एक ही H होगा, तो सॉरी 2 H होंगे, तो H2O, और दिया है 40 मोल्स, तो टोटल 80 मोल्स हो गए, तो हाँ हाँ, 10y। इट इज एसेंशियली द सेम थिंग दैट आपने यहाँ पे सोचा कि व्हाट शुड बी द कोएफिशिएंट, मतलब आपने यहाँ पे कोएफिशिएंट के लिए ऐसा डाल लिया, मतलब सो यू हैड 30 और 40, 10 30 40 और 40 ऐसे डाल लिया ना आपने, हाँ ठीक है, और फिर आपने बोला कि चलो कार्बन की बैलेंसिंग कर देते हैं, हाइड्रोजन की बैलेंसिंग कर देते हैं। हाँ सर, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन का कुछ पूछा नहीं था, इसलिए मैंने इक्वेशन नहीं लिखा। नहीं ठीक है, तो मैंने बताया आपको कि एक शॉर्टर तरीका भी रहेगा। अच्छा, बट ये शॉर्टर तरीका आपके लिए थोड़ा सा दिक्कत भरा हो जाएगा, ठीक है, कब, किस सिचुएशन में, लेट मी टेक यू थ्रू दैट, ठीक है, लेट मी टेक यू थ्रू वन एग्जांपल ऑफ इट। इसमें आपको, जैसे यहाँ पे मैंने काफी अच्छा डेटा दे दिया and you were able to work it in this way, right? But sometimes the data can be a little tricky also. Just give me 1 minute.
So let me give that. So यहाँ पर just a minute. 2 plus 3 and ठीक है. What is 7 upon okay. ठीक है, ये वाला अपन अब देखते हैं. एक और मैं आपको एग्जांपल करवाता हूँ. ठीक है, इसका आप डेटा यहाँ पर रीड करना. सो द लैंग्वेज गोज इन द फॉलोइंग मैनर. A certain gaseous alkane is mixed with certain gaseous alkane is mixed with just sufficient amount of O2 to undergo complete combustion. ठीक है, if the ऐसे इसको डिस्क्राइब करूं. If the volume of reaction mixture, ठीक है, if the volume of reaction mixture let's say expands by कितना करें. Let me just quickly do a mental calculation. By 16.67% after combustion. ठीक है, एंड ये जो वॉल्यूम है ये अंडर कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर कंडीशंस ही मेजर करी जा रही है. Then determine the alkane. ठीक है, ये क्वेश्चन है आपके सामने. ठीक है, एंड यहाँ पर व्हाट यू कैन टेक एज अ हिंट इज दैट वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल्स. ठीक है, फॉर गैसेस एट कांस्टेंट T, P. राइट, ये अपन ने PV इज इक्वल टू nRT पढ़ा है ना. तो अगर प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट है तो वॉल्यूम और मोल्स आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर. तो इसको आप यूज करके ट्राई करो सॉल्व करने का.
Sir, Hmm. sir, in the second line, what have you written after if the volume of Reaction mixture. reaction? Okay, sir. नहीं नहीं नहीं. See, यहाँ पर आपको हेल्प करेगा. Let the alkane be CnH2n plus 2. ठीक है. Its combustion equation क्या रहेगी? CnH2n gaseous, ठीक है, प्लस O2 gas is giving to you CO2 gas plus CnH2n plus 2. No? 2 yes, sir. sorry, CnH2n plus 2. Right. अभी आपने थोड़ी देर पहले ही देखे इनके कोफिशिएंट्स क्या बनते हैं. 3n plus 1 by 2 O2 का. है ना. मतलब n कार्बन एटम्स इधर है तो n कार्बन एटम्स इधर हो गए. 2n plus 2 हाइड्रोजन एटम्स इधर है तो यहाँ पर मैं n plus 1 से मल्टीप्लाई कर लूंगा तो हाइड्रोजन एटम्स बैलेंस हो गए. राइट. एंड देन ऑक्सीजन लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे बैलेंस करना है. राइट हैंड साइड पे कितना ऑक्सीजन हो रहा है? 2n plus n plus 1 यानी कि 3n plus 1 ऑक्सीजन एटम्स हो रहे हैं. तो ये 3n plus 1 upon 2. राइट है कि नहीं? अब दिस इज बिफोर रिएक्शन. है ना. बिफोर रिएक्शन यहां पर आप क्या कह सकते हो? वॉल्यूम किसके प्रोपोर्शनल है? It is proportional to the moles and moles are proportional to the coefficient. है कि नहीं? तो वॉल्यूम बिफोर किसके प्रोपोर्शनल आ गया? इसका कोफिशिएंट कितना है यहाँ पर? 1. और O2 का 3n plus 1 by 2 है कि नहीं? गैसेस के लिए हम ऐसे लिख सकते हैं. क्वेश्चन का हिंट था. अच्छा, आफ्टर रिएक्शन ये मेरा बनेगा CO2 and H2O. So volume after is going to be proportional to the moles which are proportional to the coefficient. तो वॉल्यूम आफ्टर रिएक्शन कितना हो जाएगा? इट इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट? 2n plus 1. n इसका कोफिशिएंट है. लाइक n मोल्स ऑफ CO2 बन रहे होंगे एंड n plus 1 मोल्स ऑफ H2O बन रहे होंगे. है कि नहीं? अब और क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है वॉल्यूम बिफोर एंड वॉल्यूम आफ्टर के बारे में? द वॉल्यूम एक्सपैंड्स बाय 16.67%. राइट. वॉल्यूम expands by 16.67%. तो इसका मतलब क्या हो गया? वॉल्यूम बिफोर
into 1 plus 16.67 by 100. Like, ये आपको लिखना आएगा ना इक्वेशन, वॉल्यूम बिफोर और वॉल्यूम आफ्टर का रिलेशनशिप लिख सकते हो इफ यू नो दिस, दैट वॉल्यूम एक्सपैंड्स बाय 16.67%. V after minus V before, ठीक है, तो चेंज इन वॉल्यूम हो गया अपॉन V before, ठीक है, आई थिंक ऐसे ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा आपको, इज इक्वल टू 16.67%, यानी कि 16.67 अपॉन 100, है कि नहीं? So this is basically 1 upon 6, right? So I can substitute that. What is volume after? 2n plus 1. What is volume before? कितना था ये? 1 plus 3n plus 1 upon 2 upon 1 plus 3n plus 1 upon 2, क्योंकि प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट तो कैंसिल आउट हो जाएगा ना, ऊपर नीचे से प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट गेट्स कैंसल्ड आउट. तो इससे आप सॉल्व करोगे तो आपका n का वैल्यू 3 आ जाएगा एंड योर हाइड्रोकार्बन विल बी C3H8. सर हाँ, सर मुझे यहाँ समझ में नहीं आया कि हम लोग वॉल्यूम आफ्टर माइनस वॉल्यूम बिफोर कर रहे, वो ठीक है, बट व्हाई आर वी डिवाइडिंग इट बाय वॉल्यूम बिफोर? अरे any percentage change is mentioned how? Percentage change is final minus initial upon initial into 100% ही तो होता है. Okay, got it. Final minus initial upon initial. That's how any percentage change is written. मतलब इसमें थोड़ा सा ये आपका बेसिक मैथ्स भी यूज हो रहा है, right? Percentage change is equal to V final minus V initial upon V initial. Right? So, sir, instead of subtracting, I've just taken original volume as x increased as 7 by 6x. So 1 upon 7 by 6, we can just directly ऐसे भी लिख सकते हो, करेक्ट, बिल्कुल. बट समझ में आया इसमें why balancing in variables was necessary? Yes. ठीक है, why isn't it always the case कि हम लोग hit and trial कर सकते हैं? ठीक है, I think that will help you establish the importance of this concept. चलो, तो अपना स्टोइशियोमेट्री की जर्नी अभी जस्ट स्टार्ट हुई है, इस पे और वर्क करेंगे धीरे धीरे. ठीक है, आज के लिए इतना डिस्कशन काफी है. ठीक है, एनी क्वेश्चन? सर सैटरडे को होमवर्क डिस्कस करेंगे ना मोल कंसेप्ट बिल्कुल का? बिल्कुल, अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट है. सैटरडे को आप लोग सब अपना होमवर्क कंप्लीट करके लेके आओगे, वो डिस्कस करेंगे सो दैट यू आर इन प्रिपरेशन फॉर द संडे टेस्ट. और सर स्टोइशियोमेट्री में इधर तक ना जो भी आपने कराया, जिसको यस, जो आज तक का जितना कराया है. ओके सर, थैंक यू. ऑल राइट, एनी अदर क्वेश्चन? ठीक है, चलो, थैंक यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय. Bye, sir. Thank you. Bye sir, thank you.